Assalamu alaikum dear students, welcome to Introduction to Bioinformatics class. I am Mariaksa. Today we are going to start our lecture 6. Before we go ahead, we should look into the recap what we have done previously. We have looked into the insight of the genome. Okay, हमने देखा कि genome, why we call genome is the DNA molecule and एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको हम जीनोम कहते हैं, जिसमें सारी जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ और फिज़िकल अपीयरेंस और इंटरनल जितनी भी हमारा हेयर कलर, आई कलर, स्किन, सब चीज़ें जो है वो जीनोम पर इनकोडेड होती हैं. ठीक है. इसी तरह से फिर हमने जो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर द 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डीएनए. ठीक है. इसके बारे में हमने स्टडी किया, इनकी कंपोजिशन के स्ट्रक्चर्स को देखा था. फिर उसके बाद हमने कंपोजिशन ऑफ बैकबोन, जो एटीजीसी के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको एक बैकबोन है जिसने फिक्स करके रखा हुआ है. उसमें हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आता है और पेंटोज शुगर आता है. ठीक है. फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं एंड दे आर फिक्सिंग दीज बिल्डिंग 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है. एक बैकबोन में जस्ट लाइक दैट कि हमारी जो ह्यूमन बैकबोन होती है, अगर उसमें से एक पीस निकाल दे तो इट मस्ट बी डैमेज. ठीक है. तो अगर हमारे जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनको फॉस्फेट एंड पेंटोज शुगर ने बैकबोन में अपनी एक जो बैकबोन बिल्ड की हुई है उसमें फिक्स किया हुआ था. अगर उसमें से एक भी पीस जो है वो डैमेज होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम म्यूटेशन कॉज. ओके. आफ्टर दैट वी हैव डन द स्टडी ऑफ डायरेक्शनलिटी. डायरेक्शनलिटी मीन्स कि जो हमारे पास सीक्वेंसेस होते हैं, देर आर इन डबल हेलिक्स स्ट्रैंड्स, देर आर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 to 5 प्राइम. आपको पता है कि देर जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम का क्या मतलब है, 3 से 5 प्राइम का हमने पेंटोज शुगर से हमने डिफ़ाइन किया था कि देर आर 5 कार्बन एटम्स. तो उसमें हमने लेबल किया था कि कहाँ से 1 2 3 एंड 5 पोजीशंस थी. और जो हमारा स्ट्रैंड स्टार्ट होता है, एक स्ट्रैंड जो है वो 5 से 3 पे एंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड हमारा 3 से 5 पे एंड होता है. ठीक है. उसके बाद हमने ये भी स्टडी किया था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल ही होता है, बल्कि वो डिफरेंट पीसेस में होता है. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट क्रोमोसोम्स, जिसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. तो इन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पर हमारा जो जीनोम मटेरियल होता है वो इनकोडेड होता है. मीन्स कि जो भी हमारी ह्यूमन इंफॉर्मेशन होती है वो उन क्रोमोसोम्स की पर जीन्स पर जो है वो इनकोडेड होती है. ठीक है. तो देन वी हैव स्टडीड के जो डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल थे. एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है. दीज आर द ऑर्गेनल्स ऑफ द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. तो इन सेल्स ऑर्गेनल्स में भी जीनोम मटेरियल प्रेजेंट होता है. ठीक है. एंड इसके बाद हमने देखा था कि साइज़ ऑफ द जीनोम क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन हमने क्लासीफाई करके देखा था. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है और उनके जीनोम साइजेस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट रीकैप. After that we will start the we have started our inside of the genome. तो अब हम genome के साथ साथ हम proteomics को भी स्टडी करेंगे. Proteomics is basically the study of protein sequences and genomic is study of genome means that DNA or RNA. Okay, what should be cheaper and faster, DNA, RNA और प्रोटीन सीक्वेंसिंग. जो हम सीक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है, हमारे पास DNA और RNA जिस भी फॉर्म में आते हैं और अब हम उसको सीक्वेंस करते हैं, तो कौन सा ज़्यादा इजी है सीक्वेंसिंग में, DNA और RNA. जैसे कि आपको पता है कि DNA और RNA में देयर आर ओनली 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक A, T and C and G. और प्रोटीन सीक्वेंसिंग में हमारे पास जो नॉन अमाइनो एसिड्स है वो 20 होते हैं. दैट मीन्स कि 4 का जो डिफरेंस हम देख रहे हैं 20 अमाइनो एसिड्स के साथ 20 लेटर, 4 लेटर्स का जो डिफरेंस है वो 20 लेटर्स के साथ देख रहे हैं. तो कंपैरिजन करें तो उससे हमें पता चलता है कि डीएनए और आरएनए इज़ मोर चीपर और फास्टर है प्रोटीन सीक्वेंसिंग में. ठीक है. और प्रोटीन सीक्वेंसिंग में इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. अच्छा, तो आंसर हमें क्या मिलता है हमारे क्वेश्चन का, डीएनए आरएनए
sequencing is faster and cheaper simply because of fewer characters, 4 nucleotide versus 20. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि there are 4 nucleotides, there are 4 building blocks of RNA or DNA and 20 nucleotides, peptides for the protein sequences. तो इस वजह से हम जो है इसको एज्यूम करते हैं कि DNA RNA जो है उसकी sequencing faster और cheaper है. Okay, the 2 strands of DNA are complementary. Why complemented? T is always facing with A while G is always facing with C in 1-to-1 reciprocal relationship. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि A के साथ G आके जो है उसका complementary sequence हो. It will always A का complementary T sequence होगा और G में C होगा, C में G होगा और T में A होगा. ठीक है. If we know the sequence of one strand, अगर हमें एक sequence जो है एक strand का sequence पता हो तो हम उसका complementary sequence draw कर सकते हैं as it is present in the human cell. अच्छा, there is a quiz. अगर 20% adenine यानी कि A की जो percentage है वो 20% हो in the genome of a newly sequenced bacterium from Antarctic, अगर हमारे पास एक बैक्टीरियम एक ऑर्गेनिज्म है उसकी A की जो concentration है वो 20% हो तो what will be the percentage of G, C and T in the genome? G की क्या percentage होगी, C की and T की क्या percentage होगी? This is our answer. If A is 20%, as we know that कि A जो है वो always will face with T, तो A की percentage equivalent to T होगी और वो भी 20% होगी और rest is remaining is 60%. तो 60% को हम G और C पर divide कर लेंगे. That means कि G की 30% होगी और C की 30% होगी. Okay, this is an example 5' to 3' एक sequence है. What is a complementary sequence? अब हमारे पास ये एक sequence है, इसको हम complementary sequence draw करते हैं. ठीक है. A will always face with T, T will always face with A, G will always face with C, C will always face with G, T will always face with A, G, C, A, T. तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वो 3 to 5' होगा. ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट एंड कॉम्प्लीमेंट्री होगा. तो हमारा जो नेक्स्ट सीक्वेंस वो ड्रॉ होगा वो होगा लाइक TACGACT एंड 5 to 3 है तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रैंड होगा वो 3 to 5' होगा. ठीक है, दिस इज़ द आंसर 3 to 5' TACGACT. Okay, how is this reported? Now you can practice these sequences as a complementary sequence. What does it mean? Okay, the two sequences correspond to facing strands of the same DNA molecules. अच्छा, अब ये जो दो सीक्वेंसेस हैं इसका मतलब है कि the two sequences corresponds to facing strands of the same DNA molecule. This is the next topic is palindrome. Palindrome is basically something like if we read it in forward direction in from left to right. अगर हम उसको right to left read करेंगे तो वो same word होगा. जैसे कि वर्ड है मैडम. ठीक है, आप उसको लाइक बैकवर्ड डायरेक्शन में उसकी स्पेलिंग राइट करते हैं, लिखते हैं तो इट विल आल्सो बिकम मैडम. ठीक है, इसी तरह से चर्च एक वर्ड है जो आप उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करते हैं तो वो क्या होगा, सेम वर्ड होगा. ठीक है, तो a fascinating property of DNA complementary is that sometimes the two strands are identical. अब DNA में कुछ एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी आइडेंटिकल, मीन्स कि वो सिमिलर होगा. जैसे कि TGATCA है. ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमने ड्रॉ जब किया तो
अब हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, TGA तो ये बिल्कुल सिमिलर है इस स्ट्रैंड के साथ जो 5'3 के साथ था, और 3 to 5' भी सेम सिमिलर इस स्ट्रैंड के साथ है, ठीक है। तो नॉन एज पैलिंड्रोम्स एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिकग्नाइज बाय द रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम एंड इम्पोर्टेंट बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। ये जब हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में एंजाइम्स के बारे में स्टडी करेंगे, और बाइंडिंग साइट्स में भी हमने रिवर्स विक्सिनोलॉजी के लेक्चर्स में देखा था कि कुछ ऐसे मतलब इन स्टेजेस पर मतलब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बाइंडिंग साइट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है पैलिंड्रोम्स जो आइडेंटिकल DNA स्ट्रैंड्स होते हैं। लुकिंग फॉर पैलिंड्रोम इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोइनफॉर्मेटिक्स एक्सरसाइज। तो पैलिंड्रोम्स जो है वो बायोइनफॉर्मेटिक्स एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, वन मोर स्टेप, द जेनेटिक कोड। प्रोटीन्स एंड RNA आर एनकोडेड बाय DNA। अब जो हमारी जो एंड प्रोडक्ट थी वो प्रोटीन थी, वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली प्रोटीन्स को खुद से इसका मतलब इसका जो ओरिजिन है दैट इज़ DNA से RNA स्ट्रैंड्स बनते हैं, एंड RNA से प्रोटीन सीक्वेंसेस जो है वो ड्रॉ होती है। इसके बाद सीक्वेंसिंग प्रोटीन इज़ डिफ़िकल्ट। अब जैसे कि हमने लास्ट में पहले भी पिछली स्लाइड में भी बात किया कि सीक्वेंसिंग जो प्रोटीन्स किया दैट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज देर आर 20 अमाइनो एसिड एज़ कम्पेयर टू DNA, जबकि DNA में 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो आइसोलेशन इज़ डिफ़िकल्ट, उनकी फंडिंग रिस्ट्रिक्शंस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, और इसके लार्जर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और समटाइम्स एक ही तरह की प्रोटीन सीक्वेंस कि मतलब 2 डिफरेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस के सेम अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, ठीक है। सो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज कि ये कौन सा जो है वो लेटर है जब तक हम उसका ओपन करके ना देखेंगे उसका कोडॉन कौन सा है, ठीक है। सो व्हाट शुड वी डू, उसके लिए हमें क्या करना है, कैन वी प्रेडिक्ट द प्रोटीन एंड RNA सीक्वेंसेस सिंपली फ्रॉम DNA। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रोटीन को हम क्या कर सकते हैं कि RNA से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और DNA से भी प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे कि हमने कुछ जो प्रीवियस लैब एक्सरसाइजेज भी की है, कुछ अपने प्रोजेक्ट जो वैक्सीनोलॉजी का कर रहे हैं उसमें भी हमने प्रोटीन सीक्वेंसेस को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कुछ फर्स्ट लैब्स थी जिसमें हमने क्या किया था कि RNA से प्रोटीन कन्वर्जन की थी, और DNA से RNA, प्रोटीन से दोबारा हम DNA कन्वर्जन्स भी कर रहे थे। दैट वाज फ्रॉम ब्लास्ट टूल ऑन NCBI, ठीक है। तो उसमें जैसे कि ब्लास्ट X था और ब्लास्ट P था, ब्लास्ट P फॉर प्रोटीन सीक्वेंसेस, ब्लास्ट N इज़ फॉर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो हमने ये सब प्रेडिक्शन की थी। ओके, यस, वेरी यूज़फुल एक्टिविटी इन बायोइनफॉर्मेटिक्स। तो हम प्रोटीन सीक्वेंसेस को इन्फर कर सकते हैं, RNA सीक्वेंसेस से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन जाएंगे तो भी अ बिट डिफिकल्ट, बट हम DNA से RNA से प्रोटीन सीक्वेंसेस इजीली जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द DNA कोडिंग रीजन प्रिटेंडिंग टू वर्क विद प्रोटीन सीक्वेंसिंग। अब हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग के साथ अगर वर्क करें तो दैट मीन्स दिस इज़ प्रोटियोमिक्स, ठीक है। अगर आप DNA और RNA पर वर्क करें तो दैट मीन्स दिस इज़ जीनोमिक्स। ओके, डिटर्मिनिंग द सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन इज़ मच मोर डिफिकल्ट दैन द sequencing DNA. DNA sequencing is easier than the proteins, but all the proteins that are given organism, whether microbe or human being, can synthesize are encoded in the DNA sequence of its genome. अब हमारे पास DNA जो encoded होता है ATGC की फॉर्म में, तो हम उससे क्या करते हैं, अपने RNAs को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंड देन हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। Thus, the smart shortcut that molecular biologists have been using is the read protein sequence directly at the information source. मतलब जो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि जो प्रोटीन सीक्वेंसेस होते हैं उनको रीड कर सकते हैं फ्रॉम द DNA सीक्वेंस जो कि हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स है, और दिस वे वी कैन प्रिटेंड टू नो द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ आवर प्रोटीन। तो इस तरीके से हम जो है अमाइनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के, हम उसको जो है इनकोड कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं DNA से, हमें पता चल सकता है कि इसके अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस क्या हैं।
अच्छा, दिस इज़ अगेन द जेनेटिक कोड. When you know a DNA sequence, you can translate it into the corresponding protein sequence by using the genetic code. आपके पास एक genetic chart code होता है, amino acid chart code होता है, जिसको आप यूज़ करते हैं और DNA से आप protein sequences को जो है कोड कर सकते हैं. द वेरी सेम वे द सेल itself generates a protein sequence. जैसे कि सेल के अंदर प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो सिंथेसाइज हो रही होती है, उसी तरीके से हम मैनुअली भी जेनेटिक कोड इसका कर सकते हैं, प्रोटीन सीक्वेंसिंग का फ्रॉम डीएनए वाइल यूजिंग द अमाइनो एसिड चार्ट. तो जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल, दिस इज़ यूनिवर्सल और विद सम एक्सपेक्टेशन, अदरवाइज लाइफ वुड बी टू सिंपल. अच्छा, genetic code is universal and its nature solution to the problem of how one uniquely relates a 4 nucleotide sequence ATGC to a suite of 20 amino acid. ठीक है, तो हमारे पास ये 4 सीक्वेंसेस होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए और आरएनए में, और 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के. ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स में. तो हम ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. हमारे पास जो रीजन है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ना, दैट वाज डीएनए, एंड डीएनए से हम क्या कर सकते हैं, अमाइनो एसिड कोड कर सकते हैं जो उस स्ट्रैंड में होते हैं. ठीक है, वी आर यूजिंग सिंबल्स रादर दैट एक्चुअल केमिकल्स टू डू द सेम. हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि केमिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको ड्रॉ करने के बजाय हम जस्ट, हमें ATGC का पता है और इसको सिंपलर वे में हम सिंबल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ द सेल डज दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट अचीवमेंट ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इस तरह से हम अब जो जीनोम है उसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, येट द फाइनल आंसर कैन बी कंटेन्ड इन मॉलिक्यूलरली स्मॉल टेबल. एक स्मॉल टेबल है जिसको हम यूज़ करते हैं और डीएनए और आरएनए से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस को कोड कर सकते हैं. दिस इज़ द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड. यू नो इट वेरी वेल अबाउट इट. Okay, turning DNA into proteins, the DNA, the genetic code is, this is our genetic code. और हमारे पास ये एक strand है RNA. read means कि एक strand है, sequence है from the DNA sequence. ठीक है, ये हमारे पास पूरा DNA sequence obviously नहीं है. We are just using one strand, one read from the DNA sequence. ठीक है, अब हम इसको decompose कर रहे हैं 3 लेटर्स में. 3 लेटर वाई वी आर यूजिंग, बिकॉज जो कोडॉन होता है, एक अमाइनो एसिड होता है, उसके अंदर ट्रिपलेट्स, सक्सेसिव ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी कि 3 बेसेस होती हैं और हम उसको यूज़ करते हैं. और जैसे कि यहाँ पर ATG है, वी विल सर्च ATG. ओके, ATG जो है वो मेथ्योनीन है, तो हम M का लेटर हम इसके लिए यूज़ करेंगे. इसी तरह GAA सर्च करेंगे तो GAA इज़ हेयर, GLU है तो इसका लेटर हम E यूज़ करेंगे. एंड अप टू सॉन वी विल यूज़ दिस कोड टू रिकग्नाइज दीज ट्रिपलेट कोडॉन्स कि इनका जो अमाइनो एसिड लेटर है वो कौन सा है. ठीक है, यहाँ पर TAA है तो वो बता रहे हैं कि दिस इज़ द स्टॉप codon. There are 3 stop codons, TAA, TAG and TGA stop codons है. ठीक है, और ATG जो है वो स्टार्ट कोडॉन होता है फॉर द ट्रांसलेशन. ठीक है, अब हम इसकी जो है फ्रॉम अ गिवन स्टार्टिंग पॉइंट इन योर डीएनए सीक्वेंस, स्टार्ट रीडिंग द सीक्वेंस 3 न्यूक्लियोटाइड्स 1 ट्रिपलेट एट अ टाइम. 1 ट्रिपलेट एट अ टाइम हम जब डिकम्पोज कर रहे होते हैं. देन द कंसल्ट द जेनेटिक कोड, हम जेनेटिक कोड से कंसल्ट किया टू रीड द अमाइनो एसिड कॉरस्पॉन्ड्स टू द करंट ट्रिपलेट, टेक्निकली रेफर टू एज कोडॉन. ठीक है, हम इसको कोडॉन भी कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं. और एट अ टाइम हम जब डिकम्पोज करें तो 3 ट्रिपलेट्स में हमने इनको डिकम्पोज कर लिया और हमने जेनेटिक कोड को यूज़ करते हुए हमने इनके अमाइनो एसिड्स का एक पेप्टाइड सीक्वेंस क्रिएट कर लिया. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट
what you have already know. Turning DNA into proteins. So if your DNA sequence is correctly listed in the 5' to 3' orientation, you generate the protein sequence in the conventional N2C terminal. अगर आपका 5' से 3' की ओरिएंटेशन होती है तो जब उसकी जो प्रोटीन सीक्वेंस की जो कन्वेंशन होती है वो N2C टर्मिनस होती है. लाइक दिस इज़ द अमाइनो एसिड, उसकी ये एक N टर्मिनस है और एक C टर्मिनस है इन अमाइनो एसिड. अच्छा, thus if you know where a protein coding region starts in DNA sequence, your computer can pretend to be a cell and generate the corresponding amino acid sequence. This simple computer translation exercise is at the origin of the most of the so-called protein sequences that you can find it in database. तो like this is translation process, ठीक है. और हम प्रोटियोमिक्स को स्टडी कर रहे हैं. हम इसके प्रोटियोमिक्स की फील्ड क्यों है कि हम जब प्रोटीन्स पर वर्किंग कर रहे होते हैं तो दैट इज़ प्रोटियोमिक्स. और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इट इज़ क्वाइट क्लोजर लाइक हम जो मैनुअली प्रोटीन की ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द हैपेंड इन द सेल. अच्छा, अगेन दिस इज़ एन एग्जाम्पल. The resulting protein sequence depends entirely on the way you convert your DNA sequence into triplets before using the genetic code. अच्छा, अब जो ट्रांसलेशन का जो कन्वर्जन हम कर रहे होते हैं RNA से हम अमाइनो एसिड्स बना रहे होते हैं, लाइक प्रोटीन सीक्वेंस बना रहे होते हैं, तो इट डिपेंड्स. वाई इट डिपेंड्स कि आपको पता है ORF फ्रेम से देयर आर 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. ठीक है, हम जैसे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास 3 फ्रेम्स है, इसी तरह से रिवर्स डायरेक्शन में हम रीड करते हैं तो हमारे पास उसमें भी 3 होते हैं, तो वो फिर टोटल 6 हो जाते हैं. तो अब डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट लेटर से यूज़ करें, सेकंड लेटर से यूज़ करें. तो इट डिपेंड्स ऑन द ORF. अगर आप ORF पे वर्किंग कर रहे हैं तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. 20 अमाइनो एसिड होते हैं. आप इसको जब एक कोड करते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, इट्स अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन. और इसके बाद इसकी जो कंस्ट्रक्शन हो जाती है वो प्रोटीन फोल्डिंग हो जाती है. इट टाइटली पैक इटसेल्फ एज अ प्रोटीन. और 3D इमेज में आपको डिफरेंट फोल्ड्स में नज़र आती है प्रोटीन. अच्छा, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. एसेंशियल्स क्या होते हैं कि कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड. देयर आर सम फूड ग्रुप्स जहाँ से हमारी बॉडी को उन फूड ग्रुप से हमें प्रोटीन की बहुत ही ज़रूरत होती है, लेकिन वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन हम फूड से वो लेते हैं. दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द बॉडी. और नॉन एसेंशियल जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, हमें बाहर से लाइक फॉर द फूड से हमें उसको लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और देयर आर सम कंडीशनली एसेंशियल इफ़ देयर इज़ सम डेफिशिएंसी ऑफ दीज प्रोटीन्स. तो हम कंडीशनली फिर इनके एसेंशियल प्रोटीन से जो होते हैं उसको ले लेते हैं. ठीक है. दीज आर द नॉन एसेंशियल टाइप्स ऑफ प्रोटीन. दीज आर द कंडीशनली एसेंशियल एंड दीज आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ठीक है. एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हम फूड से लेते हैं, नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है. अच्छा, these are the 9 types of essential amino acid. There is a histidine, valine, tryptophan, threonine, phenylalanine, methionine, which is the start codon for the translation of protein. अच्छा, this is the lysine, lazoleucine and leucine. ठीक है. These are the 9 amino acids which we get from the essential amino acid from the food groups. अच्छा, this is the food pyramid. इसको डिवाइड किया गया है. This is the bigger region which comes in the food group of bread, cereal, rice and pasta group. ठीक है. आपको जो एनर्जी ग्रुप है, और दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी ग्रुप. और एनर्जी मीन्स की जो प्रोटीन्स आपको सबसे ज़्यादा इस ग्रुप से ब्रेड सीरियल से मिलती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेड सीरियल्स के लिए हिस्टिडीन है. ओके. अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी जो प्रोटीन सीक्वेंसेस अमाइनो एसिड्स आपको प्रोटीन मिल रही होती है वो है फ्रूट के लिए
फ्रूट से जो हमें मिलती है, जैसे लाइसोल्यूसिन है, ठीक है। वेजिटेबल से आपको जैसे थ्यूनिन है एंड अप टू सो ऑन, ओके। इसी तरह से कुछ मिल्क एंड योगर्ट चीज़ है और मीट है, ठीक है। इन दोनों से भी आपको प्रोटीन मिलती है, और फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि व्हेन यू गेट योर डाइटरी प्लान, आप उस पर देखते हैं तो आप जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा आपको इससे मिलती है। उसके बाद आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भी लेते हैं, लेकिन मतलब ये आपको हर वक्त खाने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आप जैसे आप 3 दिन डे का जो 3 में आप अपना फूड को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स आप 1 टाइम भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से मिल्क एंड योगर्ट आप डेली भी लेते हैं, या अगर नहीं भी लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से फैट्स एंड ऑयल्स है, जिसका जो सबसे कम आपको प्रोटीन्स चाहिए होती है वो फैट्स एंड ऑयल्स से जो है वो आप यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, बिकॉज ऑफ द ट्रिपलेट बेस्ड जेनेटिक कोड, a given DNA interval on a given strand can theoretically be translated into 3 different ways। अब आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि ये कह रहे हैं कि देर आर जो भी DNA इंटरवल या DNA स्ट्रैंड है उससे जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो देर आर 3 डिफरेंट वेज या 3 पॉसिबिलिटीज़ है। मीन्स कि आप अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं तो 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, एंड दैट हैपन्स इन द ORF। बेसिकली 3 पर्सपेक्टिव दैट आर नॉन इन द फील्ड एज ओपन रीडिंग फ्रेम्स थे। रीडिंग फ्रेम्स जो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हुए होते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। बिकॉज द DNA कैन बी यूज फ्रॉम बोथ स्ट्रैंड्स, तो हम दोनों स्ट्रैंड्स जो DNA के होते हैं उसको हम रीड कर सकते हैं। टोटल ऑफ 6 पॉसिबल रीडिंग फ्रेम्स आर पॉसिबल फॉर ट्रांसलेटिंग अ DNA सीक्वेंस इनटू प्रोटीन्स। आप 6 पॉसिबल जो रीडिंग फ्रेम्स हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं विद वेरी फ्यू एक्सपेक्टेशन फाउंड इन एक्जोटिक वायरसेस। कुछ वायरसेस जो हैं उनमें क्या होता है कि ओनली वन ऑफ दीज 6 फ्रेम इज़ यूज फॉर एनी गिवन DNA कोडिंग रीजन। तो आप इन 6 फ्रेम्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम SARS-CoV-2 के केस में हमने ओपन रीडिंग ORF1 के जो फंक्शनल रीजन्स हैं उनको यूज़ किया। और ORF का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि उससे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि देर मस्ट बी सम फंक्शनल जीन, ठीक है। उस इन 6 फ्रेम में से एक जीन जो होगा वो मस्ट बी कोई एक जो है किसी जीन की फंक्शनलिटी का काम कर रहा होता है, ठीक है। एंड इंटरवल ऑफ DNA, जो DNA का स्ट्रैंड है सीक्वेंस दैट रिमेन्स फ्री ऑफ स्टॉप, ठीक है। जब द ट्रांसलेशन ऑफ TAA, TGA एंड TAG, ये 3 जो है हमने पहले भी देखा है कि दीज आर द स्टॉप कट ऑन इज कॉल्ड द ओपन रीडिंग फ्रेम्स। तो ओपन रीडिंग फ्रेम में लाइक स्टॉप कट ऑन इंक्लूडेड नहीं होता। देयर मस्ट बी सम स्टार्ट कटऑन, बट देयर मस्ट नॉट बी द स्टॉप कटऑन। स्टॉप कटऑन जस्ट ट्रांसलेशन को स्टॉप करता है, बट वो उस जो मॉलिक्यूल होता है उस स्ट्रैंड में जो ट्रांसलेशन हो रही होती है उसमें ये इंक्लूड नहीं होती। तो इसका सिर्फ ये काम होता है कि स्टॉप फंक्शन को स्टॉप कर दे। अच्छा, टर्निंग DNA into proteins, the genetic code. Some DNA sequences are not encoding proteins at all. अच्छा, जैसे कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि जो DNA होता है उसमें देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रीजन्स लाइक इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, ठीक है। इंट्रॉन्स क्या होते हैं कि नॉन कोडिंग इंटरवल्स होते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड रीजन्स होते हैं, और एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग इंटरवल्स होते हैं, यानी कि कोडिंग रीजन्स होते हैं। तो एक्सॉन जो कोडिंग इंटरवल्स होते हैं, बेसिकली इसका मतलब है कि यहाँ इन कोडिंग इंटरवल्स पर ट्रांसलेशन जो होती है वो मतलब प्रोसेस करती है, ठीक है। एंड द हायर ऑर्गेनिज्म हैव लार्जर पीसेस ऑफ नॉन कोडिंग DNA, जैसे कि और जितने हायर ऑर्गेनिजम्स हो गए लाइक ह्यूमंस आर द हायर ऑर्गेनिजम्स इंसर्टेड विद इन दीज जीन्स। तो जितने हायर ऑर्गेनिजम्स होंगे उतने ही उनके हायर नॉन कोडिंग मतलब लार्ज पीसेस ऑफ नॉन कोडिंग होंगे, जैसे वायरसेस हैं इनके जो है लेस नॉन कोडिंग रीजन्स होंगे क्योंकि दिस इज़ क्वाइट स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। A large part of bioinformatics is devoted to the development of methods to locate protein coding regions in DNA sequence। जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डोमेन है
उन्होंने अपनी डेवलपमेंट को काफ़ी डिवोट किया है फॉर मेकिंग और लोकेटिंग द प्रोटीन कोडिंग रीजन इन डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है, टू डेलिनेट प्रिसाइजली वेयर जीन स्टार्ट एंड एंड और वेयर दे आर इंटरप्टेड, ठीक है, कहाँ पे उसने स्टार्ट होना है, कहाँ पे उसने स्टॉप होनी है ट्रांसलेशन अगर बाय द नॉन कोडिंग इंटरवल्स। तो नॉन कोडिंग इंटरवल्स में वो उस रीजन को क्या कहते हैं, जब आरएनए कन्वर्जन हो रही होती है तो नॉन कोडिंग रीजन जो होते हैं वो स्प्लाइस कर जाते हैं, कट डाउन हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ जो है एक्सॉन जो है वो मर्ज हो जाते हैं और नॉन कोडिंग रीजन जो इंट्रॉन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक्सॉन्स हमारे पास होते हैं एंड दैट मस्ट बी गोइंग टू ट्रांसलेट फर्दर। अच्छा, दिस इज़ ऑल अबाउट द आवर टुडेज़ लेक्चर। तो जो नेक्स्ट लेक्चर्स जो हमारे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स होंगे वो इन टॉपिक्स में से होंगे। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पीसीआर को भी हम स्टडी करेंगे, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करेंगे, स्ट्रक्चरल बायोइनफॉर्मेटिक्स है और मॉलिक्यूलर डॉकिंग है। तो इंशाल्लाह वी विल कवर दीज टॉपिक्स इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू।